नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया ना? बच्चों, अब हम करने वाले हैं पेपर 5 का सेक्शन सी, मैथ का बेसिक जो है गाला का वो पेपर सॉल्यूशन। ओके, मैंने बहुत सारे पेपर्स अपलोड कर लिए हुए हैं, आपने देखे होंगे। आप प्लेलिस्ट भी मैंने दी हुई है और मैंने इवन दो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप आपके पास सारे अवेलेबल हैं, आप देख लेना आपको जो जो ज़रूरत हो। और भी मुझे बहुत सारे पेपर्स जो अपलोड करने हैं, तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि फटाफट से मैं कंटेंट तैयार कर पाऊँ आपके लिए और एग्ज़ाम तक आपको काफ़ी हेल्प कर पाऊँ। लाइक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 15 मार्च के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो ही रहे हैं। आई थिंक 15 मार्च से ही हो रहे हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी कम समय रह गया अब हमारे पास, देखा जाए तो सिर्फ 25 डेज़, सब कुछ काट छाट के अगर हम देखें तो 25 डेज़ हमारे पास रह गए हैं ऑलमोस्ट। तो इन 25 दिनों में जमकर मेहनत करनी है बच्चों, बहुत मेहनत करनी है। तो चलिए कोई टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग शुरू करते हैं हमारी मेहनत को। और सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है वो ये रहा, आपके पास 35 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों? द ऑब्जर्वेशंस ऑफ सम डेटा आर x/3, x/2, x/4, x and x/5 where x is greater than 0. If the mean of the data is 137, find the value of x. ठीक है, तो आपको यहाँ पे मीन दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है इसके अंदर इन लोगों ने। तो यहाँ पे आपको मेन जो है वो मीन दिया हुआ है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये आपका कॉन्सेप्ट आता है क्लास 9th में, ये आपको सिखाया गया था 14 चैप्टर में। तो वही वाला फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बेसिकली आप देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कोई टेबल नहीं दी हुई है, ठीक है। तो जब हमें टेबल दी जाती है ना, तो उसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मेथड या तो फिर स्टेप डेविएशन मेथड को करते हैं। अब यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स कि हमें बहुत सिंपल फॉर्म में जाना है। दैट मीन्स कि ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, ये इस डेटा को हम कहते हैं अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड, कोई ग्रुपिज़म नहीं है इसके अंदर। तो उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला रहता है बेटा, वो रहता है मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है 137, तो मैंने लगा दिया 137। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस दिए हुए आपको x/3 प्लस x/2 प्लस x/4 प्लस x/5। ठीक है, ओके। कितने हैं टोटल, गिनो तो बेटा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय 5। यहाँ तक क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं? चलो गुड। नाउ अब हमें इनको प्लस करना है। कैसे प्लस करें? अब बहुत सारे बच्चे क्या कर लेंगे, x मिला के 5x लिख देंगे। ऐसे नहीं कर सकते ना हम लोग। द रीज़न इज़ कि अपॉन में जो है वो अलग अलग नंबर है। अब जैसे अपॉन में यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 अपन अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे के सारे अपॉन में नंबर्स अलग है, तो पहले हमें इसका निकालना होगा LCM। तो आइए LCM निकाल देते हैं हम लोग। बचपन वाली बात है, और तो क्या है। 3 2 4, 1 मैं नहीं लिख रही, कोई नीड नहीं है, 5। ठीक है, चलिए तो पहले 3 से डिवाइड कर ले, लाइक 3 का फैक्टर लगा दे, 3 1 ज़ा, दैट्स इट, और कहीं लगेगा नहीं। ओके, फिर हम लगा देते हैं 2 2 1 1, यहाँ पे भी 2 आया, 5 फिर से 2 लग जाएगा, 1 1 1 5। ठीक है, और फिर लगेगा 5। ओके, तो LCM क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 2 × 5। ओके, तो क्या हो गया यहाँ पर, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ठीक है, तो LCM कितना आ गया, 60 आ गया हमारे पास। तो चलिए आइए अभी हम LCM को ठीक करते हैं यहाँ पर, शुरुआत करते हैं। 137 इक्वल्स टू, अब देखो बच्चा, हमारा LCM क्या आया, 60। इसका मतलब कि हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, 60 चाहिए। अब 3 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे आपको 60 मिल जाए, 20, सीधी सी बात है। तो जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी वही मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 के लिए, 30, तो ऊपर भी वही कर लिया। देखो ये बहुत बेसिक चीज़ है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि मैम ये क्या सिखा रहे हो, बट मुझे पता है कि कुछ बच्चे हैं जो शायद लाइक उनको थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है बच्चों को वो LCM नहीं निकाल पाते, तो इसके लिए ये चीज़ मैं उनके लिए सिखा रही हूँ। मेरा काम है हर एक बच्चे को लेके चलना। तो जिनको आता है आप वो वीडियो आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, 4 है तो 60 का आएगा तो कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर और नीचे,
यहाँ पे 1 है मतलब पूरा का पूरा 60 चाहिए, कंप्लीट 60। यहाँ पे 5 है तो कितना हो जाएगा 12। ओके, ये पेंसिल से इसके लिए क्योंकि किया है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, आपको शो नहीं करना होता है एग्ज़ाम में। तो x इंटू 20 इज़ 20x प्लस 30x, 15x या 15x, 60x प्लस 12x, ठीक है ना बच्चा। होल अपॉन में क्या हो जाएगा 60, क्योंकि हमने वही तो किया ना, सबके अपॉन में 60 तो लाना था, इसके लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और उसके बाद नीचे 5, ये भूलना मत। ओके बच्चों, चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पर, सो 137 इक्वल्स टू, प्लस कर लेते हैं 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 15 65। ओके 65 प्लस 60 बहुत लंबा हो गया, रुको फिर से करते हैं। 20 प्लस 30 50, ठीक है। 50 प्लस 60 कितना हो जाएगा 110। ओके 110। उसके बाद 15 और 12 प्लस कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 731। ओके दैट इज़ 137। 137x अपॉन 60, ये 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू 5, क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए बच्चों, नाउ ये पूरे टर्म को यहाँ ले लेती हूँ मैं, तो 137 इंटू 60 इंटू 5 इक्वल्स टू 137x। ओके 137 इंटू 60 इंटू 5 अपॉन 137 इक्वल्स टू x। क्या किया, बस मैंने ये जो 137 है ना, ठीक है, इसको अपॉन में लेके आ गई, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए। इसके लिए 137 कैंसिल आउट, तो x इक्वल्स टू 60 इंटू 5, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300। ओके तो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज़ 300। आया बच्चों समझ में अच्छे से ना। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेबल बिलो शोज़ द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। ठीक है कि 25 घर हैं तो उनका रोज़ाना जो खर्चा होता है खाने पर वो कितना है, वो उन लोगों ने कुछ मेजरमेंट किया है। तो लाइक जैसे कि 100 से लेकर 150 जितना रुपया रोज़ खर्च होता है 4 फैमिलीज हैं, 150 to 200 बीच का जो खर्चा होता है रोज़ाना उनके खाने पर वो 5 फैमिलीज है। ऐसे करके आपको ये पूरा टेबल दिया हुआ है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय द सूटेबल मेथड। मीन निकालना है हम लोगों को, ठीक है। चलिए तो देखो, अब जैसे मैंने भी कहा ना 35 वाले पे, ये वाले पे मैंने क्या कहा कि इसको हम अनग्रुप कहते हैं, इसको हम ग्रुप कहते हैं क्योंकि ये टेबल फॉर्म में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग 3 में से कोई भी एक मेथड लगा देंगे, डायरेक्ट हो गया, अज्यूम हो गया, तो फिर स्टेप डेविएशन हो गया, ठीक है बच्चों। सो बच्चों देखिए मैंने आप यहाँ पर बना के रखा हुआ है टेबल। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, ठीक है, ये है FI नंबर ऑफ हाउस, तो मतलब FI फ्रीक्वेंसी, और सबसे पहले हमें निकालना होगा XI। XI का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या है 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250, 250 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 होगा ना। देखो 150 प्लस 100 तो 250 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 125। ओके तो ये हो गया हमारा 125। फिर 150 प्लस 200 कितना हो जाएगा बेटा 350। फिर 350 को डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 7, 175। ओके देखो ऑलमोस्ट 50 का गैप है। तो अब यहाँ पे अगर आगे करते जाए, ठीक है, तो 175 में 50 प्लस करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 225। फिर 50 प्लस करेंगे 225 में तो कितना हो जाएगा 275। ओके फिर 50 प्लस करेंगे 75 में तो कितना हो जाएगा 325। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि एक बार आपको अगर बीच का गैप पता चल जाए ना, तो बस वो गैप सब में प्लस करते जाना तो आपका इजीली आ जाएगा। तो अभी आपको इनको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना है हर बार, वो भी ठीक है। आपको अगर लॉजिकली डिफरेंस देखना है और फिर करना है तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों देखिए XI निकल गया, अभी हमें एक को अज्यूम मानना होता है, ठीक है। तो मिडल वाला ले लेते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको मैं A मान लेती हूँ, A। डन बच्चों, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं कौन सा कर लें, पहले फॉर्मूला डिसाइड कर लेते हैं कौन सा कर लेते हैं। x बार इक्वल्स टू A प्लस सिग्मा FI UI
अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, ये वाला फॉर्मूला ले लें हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब यू आई के लिए क्या होता है, यू आई के लिए फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, है ना, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, अब यहाँ पे एच क्या है, चलो देख लेते हैं। एच मतलब गैप, कितना गैप है 100 और 150 में कितना गैप हुआ बेटा, 50 का गैप हो गया, ठीक है। तो एच आ गया हमारा 50। चलिए तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक्स आई माइनस ए, देखो बच्चों ये एक्स आई माइनस ए, तो 125 माइनस 225 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 100 हो जाएगा। माइनस 100 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। बात समझ आई, करके दिखाऊं, देखो स्पेस ज़्यादा नहीं है ना, इसके लिए मैं ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, यहाँ देख लो, ठीक है। ओके, यहाँ देख लेते हैं हम लोग, क्या है फॉर्मूला, क्या है बेटा, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई क्या है 125 माइनस ए क्या लिया हमने 225 अपॉन एच कितना है अभी डिसाइड किया 50। एच मतलब इनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, अपर और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस। तो कितना हो गया -100 डिवाइड बाय 50 कर लेंगे हम लोग, तो कितना हो गया 1 ज़ा 2 ज़ा, तो क्या आ गया यहाँ पे आ गया -2। बात समझ आई, ठीक है, यहाँ पे आ गया -2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, अब देखो एक बार आपका ये निकल गया, मतलब समझना कि नीचे जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा, तो -2 -1 0 1 2 ऐसे ही आते हैं। चेक करना हो एक बार चेक कर लेना, फिर नीचे उस तरीके से लिखते जाना, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। चलिए अब हम करेंगे एफ आई यू आई मतलब कि मल्टीप्लाई। ओके, तो एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू -1 -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, सिग्मा एफ आई यू आई प्लस करेंगे हम लोग। ओके, -8 -5 -13 प्लस 2 + 4 6। ओके, -13 में से 6 गया तो कितना बचेगा बच्चों, -7। ओके, -7। चलो फॉर्मूला में लगा देते हैं सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोग। एक्स बार इक्वल्स टू अज्यूम कितना है 225। ओके, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया -7, अभी भी आपके सामने ही आया। सिग्मा एफ आई, ओके इनको प्लस करेंगे, हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में दिया था टोटल हाउस होल्ड कितने हैं 25 है, तो इसके लिए सिग्मा एफ आई 25 ही हो जाएगा। प्लस कर लेते तो हो जाएगा वो भी इंटू 50। ओके, चलिए 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा, सो 225 प्लस -7 इंटू 2 दैट इज़ -14, सो 225 प्लस -14, तो 225 में से 14 गया, कितना बच जाएगा बेटा, ओके 225 में से 14 -112। ओके, तो कितना आ गया हमारा आंसर 211 मीन। डन बच्चों, क्लियर हो गया सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखो ये मैंने लगाया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। आपको अज्यूम मीन में जाना है वो भी आप जा सकते हो, आपको डायरेक्ट में जाना है वो भी जा सकते हो। इसमें क्या है ना, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाती है, समझ रहे हो। अपने को अगर टेबल अच्छे से डिसाइड हो गया ना कि कैसे करना, तो फिर इक्वेशन ईजी हो जाती है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना, मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसके लिए जनरली मैं अवॉइड करती हूँ मल्टीप्लाई करना, क्योंकि एग्जाम में क्या हड़बड़ाहट होती है ना बेटा, तो क्या मल्टीप्लिकेशन में 2 का 1 3 का 4 कुछ भी हो जाता है, तो इसके लिए पूरा आंसर जो है वो गलत हो जाता है। तो जब मेहनत कर ही रहे तो अच्छे से मेहनत क्यों ना कर लें। उसके अलावा आपका जिस मेथड पे हाथ अच्छा बैठा हुआ है आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x/10 + y/5 इक्वल्स टू 1 and x/8 + y/6 इक्वल्स टू 15, देन फाइंड m विच सेटिस्फाइज द y इक्वल्स टू mx + 5। ठीक है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे तो हमें m निकालना है। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। ओके बच्चों, अब देखो हमें पता है कि पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अभी मैंने आपको एलसीएम सिखाया ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। क्या 5 की टेबल में 10 आता है? हाँ मैम आता है। कब आता है? 5 2 ज़ा 10। तो इसके लिए यहाँ पे ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो मेरा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। तो क्या किया, x/10 +
2y अपॉन 10 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये कॉमन एलसीएम हुआ ना, एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x प्लस 2y होल अपॉन 10 इक्वल्स टू 1। तो इस 10 को यहाँ पे ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ओके, तो ये वाला जो था हमारा, इस तरीके से मैंने सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। चलिए नाउ नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। ओके, अब नेक्स्ट के लिए क्या है बेटा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। ओके, क्या करना है बेटा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। इसको हम कहते हैं बड़े लोगों का एलसीएम। तो 6 इंटू एक्स इज़ 6x, 8 इंटू वाई इज़ 8y, 8 6 जा कितना हो जाता है बच्चों, 48। बात समझ आई, इक्वल्स टू 15। ओके, सो नाउ 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 15 इंटू 48। ये 48 वहाँ चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर हमारे पास आ गया, एक और आ गया यहाँ पे, 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 48 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 8 5 ज़ा 40, 4 120, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 6। ओके, 0 2 7 कितना आ गया, 720। डन। ओके, चलिए ये 6 टू के टेबल में आता है, हाँ। 8 आता है, हाँ। 720 आता है, हाँ। तो एक काम कर लेते हैं, मैं 2 कॉमन निकाल देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 720। ये 2 को अपॉन में ले लिया मैंने, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 720 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 36। ओके, कितना हो गया, 360। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। इसको ले लो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, ठीक है। मैथ्स में कैलकुलेशन आपकी सही जाती है स्टेप से, तो आपकी कुछ गलती नहीं होती है। फ़र्क ये होता है कि थोड़ा नंबर जो है वो बड़ा छोटा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ आइए भी अच्छे से, है ना। चलो मैं दोबारा बता देती हूँ, मिस्टेक बिल्कुल मत करना इसके अंदर। ओके, x अपॉन 10 था, y अपॉन 5 था, इक्वल्स टू 1 था। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 के साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि मेरा एलसीएम जो है, एलसीएम मतलब कि मेरा डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो जाए। तो इसके लिए ये हो गया हमारा x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। ये आपके सामने आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 48 आया, 48 को यहाँ पे लेके आ गए 720। यहाँ पे इक्वेशन रख देते फिर भी आंसर निकलेगा। अगर आपको इसको और करना है सिंप्लीफाई, तो 2 कॉमन निकाल दिया और इसको यहाँ पे ले गए, तो ये वाला बन गया हमारा इक्वेशन 2। दोनों में आंसर निकलेगा। ओके, तो चलो अब हमारे पास बेसिकली 2 इक्वेशन आ गए। एक आ गया हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 और दूसरा आ गया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 360। ओके, अब मैं करूँ एलिमिनेशन मेथड, वो मेरे को ज़्यादा इजी लगता है और जल्दी हो जाता है। अब इन लोगों के मेथड का नाम दिया ही नहीं हुआ है, तो वही कर लेते ना जो हमें ज़्यादा इजी लगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ओके, अब मेरी इच्छा यहाँ पर जो है वो x को एलिमिनेट करने की है, और यहाँ पे x के यहाँ पे आगे 3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो क्या करूँगी मैं, इस पूरे टर्म को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी। देखो बेटा, पहले आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। आपको x एलिमिनेट करना है कि y एलिमिनेट करना है। अगर x करना है तो दोनों के कोएफिशिएंट्स, मतलब आगे जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। अगर y करना है तो वो करना, जैसे अगर आपको y करने की इच्छा हो तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो नीचे सेम हो जाएगा। बात समझ आई ना, ठीक है। तो डिसाइड कर लो कि पहले आपको कौन सा वेरिएबल आपको निकालना है। तो मुझे x निकालना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लिया। अब x के साथ नहीं किया जाता है, पूरे के पूरे इक्वेशन के साथ किया जाता है। तो 3 इंटू एक्स इज़ 3x, 3 इंटू 2 इज़ 6y इक्वल्स टू 30। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3x लिख देंगे, 3 2 ज़ा 6y लिख देंगे, यहाँ पे 10 का 10 लिख देंगे। ये वाला पता नहीं कि वो भूल ही जाते करना, फिर गलती हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि हमारे मार्क्स पता नहीं कहाँ कट गए। तो यहाँ कट जाते हैं। 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 360। अब एलिमिनेशन मुझे करना है तो मुझे साइन चेंज करनी होगी। तो यहाँ पे 3 का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, 360 प्लस में है इसके लिए माइनस हो गया, कैंसिल आउट कर लिया, ठीक है। चलो आगे देखो क्या करने का बेटा, 3 आ गए ना, 1 2 3 साइन आ गए, तो बीच वाली साइन को छुपा दो। प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गया 2y, साइन ग्रेटर नंबर की, ग्रेटर नंबर इज 6, 6 का साइन प्लस है तो इसके लिए प्लस।
ठीक है। अगेन यहाँ पर भी क्या हो गया, माइनस करना है तो 360 में 30 गया तो कितना हो गया, -330, ठीक है ना। चलिए, तो y इज इक्वल्स टू -330 डिवाइडेड बाय 2, है ना, नीचे 2 में मैं इसको लेके गई। सो कितना आ गया मेरे पास, y इज इक्वल्स टू 1 जा 1 कैरी 6 जा 12 1 कैरी 5, ठीक है। तो कितना आ गया मेरा, y इज इक्वल्स टू -165, ठीक है। चलो अब x निकाल देते हैं। अब x के लिए अब y की वैल्यू जो है वो कोई भी, ठीक है, कोई भी, इधर आप ये फर्स्ट इक्वेशन या तो फिर ये आप सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। मैं फर्स्ट में अप्लाई करूँगी क्योंकि x अकेला है तो फटाफट हो जाएगा। सो क्या लिखूँगी मैं यहाँ पर, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू -165 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है मेरी x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, तो x प्लस 2y की जगह -165 इक्वल्स टू 10। सो देयरफॉर x प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10 1 कैरी 13 1 कैरी 3, ओके, इक्वल्स टू 10। इसको वहाँ पे लेके गई तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 10, ये माइनस का वहाँ चला गया 330, ओके। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 340। आ गई x और y की वैल्यू। अब उन्होंने कहा था हमें m की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल्स टू mx प्लस 5, याद है ना। तो y की जगह पे -165, m x की जगह पे 340 प्लस 5, ठीक है। क्या करूँगी मैं, सबसे पहले ये 5 जो है, ठीक है, ये 5 जो है इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी। तो क्या हो जाएगा बच्चों, -165 प्लस का हो गया -5 इज इक्वल्स टू m इंटू 340, ओके। कितना होगा, -170 इक्वल्स टू m इंटू 340। मैं यहीं पे ही साइड में कर लेती हूँ, अब हल्की सी इक्वेशन बाकी रह गई मेरी सॉल्व करने के लिए। तो क्या हो गया, -170 इज इक्वल्स टू m इंटू 340, तो -170 अपॉन 340 इक्वल्स टू m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 0 कैंसर, 1 ज़ा 2 ज़ा, तो -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू m, ठीक है। तो m की वैल्यू आ गई -1/2। क्लियर बच्चों, आया अच्छे से, डन ना। चलो, तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ख़त्म की। अब हम करते हैं 37 का ऑप्शनल वाला सम। क्या कर रहा है बच्चों 37 का ऑप्शनल क्वेश्चन, इफ़ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस p इक्वल्स टू 0 गिव पैरेलल लाइंस, कौन सी लाइंस दे रहा है, पैरेलल लाइंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो बच्चों, अब आपको इक्वेशन दी हुई है और आपको कहा गया कि ये जो है वो पैरेलल लाइंस बना रही हैं। तो पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ, और इसको कंपेयर कर लेती हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे a1 क्या हो गया, ये x के आगे a1 है, यहाँ पे x के आगे 3 है। b1 क्या हो गया, x के वहाँ पे y के आगे b1 है, यहाँ पे y के कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया -1 साइन के साथ लिखोगे, और c क्या हुआ -5, ठीक है। चलो, a2 क्या हो गया बेटा, a2 6, b2 -2 और c2 कितना हो गया -p। बात पकड़ में आ गई, ओके। नाउ हियर द लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है बेटा, आगे के इक्वल पीछे के अनइक्वल, मतलब कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो अब वैल्यू सप्लाई कर लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर, a1 की जगह 3, a2 की जगह 6 इक्वल्स टू -1 अपॉन -2 इज़ नॉट इक्वल्स टू -5 अपॉन -p, ठीक है। चलिए, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 1 अपॉन 2, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस कैंसिल 5 अपॉन p, ठीक है। अब कोई भी आप दो ले लो, ठीक। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को एक साथ ले लेती हूँ, ओके। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 अपॉन 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन p, ठीक है। क्या करूँ, p को यहाँ पे ले लूँ, 2 को यहाँ पे ले लूँ, तो p इज़ नॉट इक्वल्स टू 5 इंटू 2, तो p इज़ नॉट इक्वल्स टू
10, ठीक है। सो यहाँ पर ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि p की जो वैल्यू है वो कोई भी रियल नंबर होगी बट 10 नहीं होगी। बात पकड़ में आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सो द आंसर इज द वैल्यू ऑफ p कैन बी any real number, the value of p can be any real number except 10, ठीक है, 10 नहीं होगी। बात समझ में आ गई, बस कंडीशन लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, 38 क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 1 = 0 यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इन्होंने मेंशन किया है, तो उसी को यूज़ करके हमें इसको सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन इज़ 2x² + x - 1 = 0। तो पहले मैं इसको कंपेयर कर लूँ ax² + bx + c के साथ। हमेशा इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लो ताकि आपको कोएफिशिएंट्स पता चल जाए। तो यहाँ पे a क्या होगा बच्चों 2, b क्या हो गया 1 और c क्या हो गया -1। क्लियर हो गया ना ये तो, ठीक। x के आगे यहाँ पे a है, x² के आगे यहाँ पे 2 है, तो मतलब a 2 की जगह ले रहा है या 2 को रिप्लेस कर रहा है। x के आगे b है, यहाँ पे x के आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 हो गया। यहाँ पे c जो है वो यहाँ पे -1 है, ठीक है। चलिए तो क्वाड्रेटिक के लिए पहले d निकालना होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो d = b² - 4ac अपॉन 2a, सॉरी b² - 4ac, ठीक है। 2a तो फॉर्मूला में रहता है। ओके, सो क्या हो गया, पहले लगा देते हैं हम लोग वैल्यूज़। d = b² मतलब 1² - 4a की जगह 2 -1, 1² माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8। तो d कितना आ गया बेटा 9, ठीक है। d कितना आ गया 9। ओके, अब x की वैल्यू लगा देते हैं हम लोग, -b ± √d होल अपॉन 2a। यहाँ पे 2a आता है ना, तो इसके लिए मैंने गलती से यहाँ पे प्लेस कर लिया। तो समझ चुके हैं ना, ये वाली फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। d की फॉर्मूला होती है सिंपल b² - 4ac। ओके, चलो वैल्यूज़ लगा लेते हैं हम लोग। x = -1 ±, ठीक है। ये 1 कहाँ से आया, ये रहा निकाला हुआ है ना, b की जगह 1, तो इसके लिए वो लगा दिया। ± √d की जगह √9 अपॉन 2, a की जगह कितना है 2, तो 2 अप्लाई कर लिया। x = -1 ±, ओके, √9 का वैल्यू क्या होता है 3, लाइक 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। ओके, स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो x = -1 + 3 अपॉन 4 और दूसरा आएगा x = -1 - 3 अपॉन 4, है ना। एक बार प्लस लिखा, एक बार माइनस लिख दिया। तो x = -1 + 3 दैट इज़ 2 अपॉन 4, तो x = 1 अपॉन 2। ओके, और यहाँ पर x = -4 अपॉन 4 कैंसिल हो गया, तो x = -1। सो द रूट्स आर 1/2 एंड 1। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो गुड, -1 है ना, हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों 39 क्वेश्चन। फॉर एन AP A = 5, D = 3, AN = 50 आर गिवन, फाइंड N एंड SN। देखो इतना ईजी सा, मतलब कुछ आपको कुछ निकालना ही नहीं है, सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है, बस आप वैल्यू लगा दो फॉर्मूला के अंदर, बात ख़त्म। ठीक है, तो पहले n निकाल देते हैं हम लोग। तो n के लिए हमारे पास फॉर्मूला है AN = A + n - 1D। AN की वैल्यू दी हुई लास्ट टाइम 50, A की जगह पर 5 = 5 प्लस n - 1D की जगह पर 3। ठीक है, सो देयरफॉर 50 = 5 प्लस n - 1 × 3। ये 5 को पहले यहाँ पे ले लूँ। सो 50 - 5 = n - 1 × 3। सो 50 - 5 इज़ 45, 45 = n - 1 × 3, है ना। ओके, सो 45, अब इस 3 को अपॉन में ले लूँ मैं, तो n - 1 कितना हो जाएगा 15 = n - 1। ठीक है, सो यहाँ पर n का -1 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम लोग, तो +1 हो जाएगा। तो n + 1 = 15 + 1 = n, तो n = 16। ठीक है, n की वैल्यू आ गई 16।
चलिए नाउ एस एन निकालते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस ए एन। अरे मैम ये कौन सी फॉर्मूला लगा दी? अब देखो बेटा, द पॉइंट इज दैट कि इन लोगों ने हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है ना ए एन, तो छोटी वाली फॉर्मूला लगा दूँ ना मैं, वो 2a प्लस n माइनस 1d वाले क्यों लगाऊँ? ठीक है, तो जब लास्ट टर्म दिया हुआ है तो मैं लास्ट टर्म वाली ही फॉर्मूला लगाऊंगी। आप ये वाली लगा सकते हो, समझ लो। ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला अगर आपको ये लर्न है ना, n/2 2a प्लस n माइनस 1d लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओके, बट एक नई चीज़ सीख लो अगर नहीं पता है तो। सो एस एन इक्वल्स टू एन की जगह 16, 16/2, ए की जगह 5 और ए एन की जगह 50। सो एस एन इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, ठीक है 8, और ये कितना हो जाएगा 55। तो 55 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 के साथ, तो एस एन इक्वल्स टू 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी 40 44। तो एस एन कितना आया 440। ठीक है, अब ये एस एन क्या है 16 है ना, तो इसका मतलब कि द सम ऑफ 16 वैल्यूज इज 440। ठीक है बच्चों, क्लियर? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इजी है। ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ शुरू से ही जुड़े होंगे उनको भी सम्स ईजी लग रहे होंगे, आई एम डैम श्योर। तो यही सारी फॉर्मूलाज जो है वो रिपीट हो रही हैं। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी तो ऐसे कुछ टफ क्वेश्चन तो आया नहीं है जहाँ पे अपन कंफ्यूज हो जाए कि क्या बोला गया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द 14th क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द 14th क्वेश्चन बच्चों। A 1,2, B 2,4, C 5,9 आर द 3 ऑफ द 4 वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में 4 वर्टाइसेस होते हैं, उसमें से 3 दिए हुए हैं, एक निकालना है। फाइंड द 4th वर्टेक्स D। ठीक है, तो उसका हमें वैल्यू निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर ये बना दिया पैरेललोग्राम ABCD, लाइन वाइज जो हम ऑर्डर लिखते हैं वो मैंने ऑर्डर लिख दिया। A की वैल्यू है 1,2, B की वैल्यू दी हुई है आपको 2,4, C की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पर 5,9। ठीक है, और आपको D की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो लेट्स से X, Y। ठीक है, कुछ दिया हुआ नहीं है। ओके, नाउ देखो बच्चों, हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर, मेरी बात को सुनना ध्यान से, डायगोनल्स जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट O। ठीक है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कि जो AC है और जो BD है वो आपस में एक पॉइंट पे काटेंगे एक दूसरे को। और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? बाइसेक्ट का मतलब होता है मिड पॉइंट ना, मिड पॉइंट पे काटना। मतलब ये जो O होगा, ये जो O होगा वो AC का मिड पॉइंट होगा और BD का भी मिड पॉइंट होगा। बात पकड़ में आई? बात पकड़ में आई ना? ठीक है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं दैट मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट तो सेम ही है। अच्छा, अब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला तो पता ही है। ठीक है, और वो भी मिड पॉइंट वाला। तो क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। याद आया? ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही रहेगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, है ना। चलो, अब ये AC है तो AC के हिसाब से x1 मैं ये ले लेती हूँ, y1 ये ले लेती हूँ। ठीक है, और C का जो है वो x2 ये ले लिया, y2 ये ले लिया। तो लगा दो वैल्यू, x1 की जगह पर 1 और x2 की जगह पर 5 होल अपॉन 2। ओके, सिमिलरली y1 की जगह पर 2 और y2 की जगह पर 9 होल अपॉन 2। क्लियर इतना? क्लियर इतना? चलिए, अब ये क्या है BD। तो BD में इसको मैं x1 y1 मान लेती हूँ। ठीक है, और इसको मैं x2 y2 मान लेती हूँ, है ना। ओके, तो x1 क्या हुआ बेटा 2 और यहाँ पे x2 क्या हुआ x। ठीक है, तो क्या हो गया 2 प्लस x अपॉन 2। यहाँ पे y1 क्या है 4 और y2 क्या होगा y, याद हो गया, अपॉन 2। ठीक है, डन। चलो, अब हमें x और y के लिए निकाल लिए ना, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। किसको किसको? इसको। कॉमा के पहले वाला x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे कॉमा के पहले वाला x कोऑर्डिनेट, इनको मैंने
कंपेयर करना है तो 1 + 5 होल अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 + x होल अपॉन 2, 2 कैंसिल आउट, 1 + 5 इज 6, 6 इक्वल्स टू 2 + x, 2 यहाँ पे ले लो तो 6 - 2 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चा 4। सिमिलरली y वाले ले लेंगे 2 + 9 होल अपॉन 2, 4 + y होल अपॉन 2, 2 कैंसिल, 2 + 9 इज 11, 11 इज इक्वल्स टू 4 + y, 4 को यहाँ पे ले लिया, 11 - 4 इक्वल्स टू y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज कितने जाते हैं 7। ओके डन। सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ d x, y इज नथिंग बट d 4, 7। ठीक है, चलो बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40। बात समझ में आई ना? ठीक है, अब देखो बच्चों एक और बात समझ लो, ये आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, अरे कोई भी दिया हो ना, स्क्वायर दिया हो, ठीक है, रेक्टेंगल दिया हो, रोम्बस दिया हो, सब में ये प्रॉपर्टी लगती है, सबके अंदर ये प्रॉपर्टी है। तो आप ये मत सोचना कि सिर्फ पैरेललोग्राम है इसके लिए अप्लाई करेंगे, अरे स्क्वायर दिया फिर भी यही मेथड, ठीक है, रोम्बस दिया फिर भी यही मेथड, ट्रेपेजियम के अलावा बाकी सारे में ये फॉर्मूला लगेगी और ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। ओके, तो चल, तो इसके लिए ये चीज़ को याद कर लो कि कभी भी कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने को बोले ना बेटा और ऐसा कोई शेप दिया हुआ हो, ऑलवेज गो फॉर द मिड पॉइंट्स, आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। चलो, तो अभी हम चलते हैं 40 का नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन। चलिए बच्चों, क्या कह रहा है 40, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -5, -2 एंड 3, 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस पे पॉइंट निकालना है विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस। चलो बच्चों, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ओके, ए और बी दिया हुआ है आपको यहाँ पर। ओके, सो क्या बोला गया है, पॉइंट निकालना है वाई एक्सिस पे जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर हो। तो लेट्स सी कि पी जो है वो इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब कि इक्वली कट कर रहा है ए बी वाली लाइन को। और कैसा है वाई एक्सिस, देखो बच्चों वाई एक्सिस बोला गया, इसका मतलब कि वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट एक्स जो होगा वो 0 होगा। बात समझ में आई? ठीक है, एक्स जो होगा वो 0 होगा। जैसे कि समझो, हालांकि आई थिंक आइडिया तो आ ही चुका होगा आपको इसके अंदर। जैसे कि ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ओके, और कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ना पी, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बता दो कि ये पॉइंट, अब आप देखो ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रही है, मतलब कि वाई एक्सिस के कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बट एक्स की क्या हो जाएगी 0। बात पकड़ में आ गई? ठीक है, अभी हम पूरा तो ड्रॉ नहीं करते, इसके लिए हम इसको ऐसे के जूम कर लेते हैं। ओके, तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं यहाँ पर और हमें इक्वल दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है, तो लाइक पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ओके, सो therefore can we say that PA square equals to PB square? ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर से, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है, तो स्क्वायर के साथ रूट तो हट जाता है ना, तो नहीं लगाएंगे। ओके, अच्छा, अब आप बोलोगे मैम आप यहाँ पे भी x1 x2 ले रहे हो, यहाँ पे भी x1 x2 ले रहे हो, कैसे मानेंगे? देखो बेटा, बहुत सारे स्कूल में है ना टीचर्स क्या करवा दी, x1 x2 y1 y2 एंड x3 y3 ऐसे लिखवा देती है, ठीक है, वो सही है, ठीक है, बट मेरा क्या मानना है कि फॉर्मूला एक ही लर्न करो, अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लो उसको, और क्या। तो इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रही हूँ। मॉडिफाइड इसका मतलब कि मैं वैल्यूज़ अपने हिसाब से यहाँ पे लिखूँगी। देखो अभी देखो बच्चों, अब ये क्या है, पी ए है, मैंने पी ए ले लिया, इसके लिए मैं इसको x1 मानती हूँ, इसको y1 मानती हूँ, और इसको x2 और इसको y2। पहले मैं वैल्यू सप्लाई कर लेती हूँ। ये x2 के लिए 0, x1 के लिए 5 -5 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस
y2 के लिए y माइनस एक्स y1 के लिए -2 होल स्क्वायर। ठीक है, डन, इतना समझ में आ गया। ओके, नाउ अब हम लोग यहाँ पे करते हैं। अब ना मैं इसको x1 मान रही हूँ, y1, और इसको x2 और y2। बात समझ आई? ठीक है, तो अब यहाँ पे x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 0 होल स्क्वायर, y2 क्या है 2, y1 क्या है y स्क्वायर, है ना? बात समझ में आ गई? ओके, गुड। अब फॉर्मूला में कई बार ना ऐसा लिखा होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, फिर बच्चे मेरे को बोलते हैं कि मैम आप x2 माइनस x1 लिख रहे हो, फॉर्मूला में हमें x1 माइनस x2 लिखा हुआ है या टीचर ने वो लिखवाया है। अरे बच्चों देखो, ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, तो अंदर कोई भी टर्म होगा स्क्वायर करने के बाद तो वो पॉजिटिव हो ही जाएगा, तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। तो इसके लिए इसमें आपके कोई मार्क्स काट भी नहीं सकता है। जो टीचर के पास अच्छा नॉलेज होगा उनको पता है कि हम कुछ भी लिख लें, ऊपर तो स्क्वायर है ना, तो उसकी वैल्यू तो सेम ही आ जाती है, तो आप पे कोई मार्क्स नहीं काटेंगे भाई आपने x1 माइनस x2 क्यों नहीं लिखा है, x2 माइनस x1 क्यों लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऐसा कोई आपको कोई आर्ग्यूमेंट करता भी ना तो समझ लेना कि वो मतलब सॉरी टू से मतलब या तो उसको आता ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए, 0 माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 5 इज़ डायरेक्टली 5 का स्क्वायर लिख दिया, y माइनस माइनस प्लस y प्लस 2, 3 माइनस 0 3 एंड 2 माइनस y स्क्वायर। ठीक है ना? चलो, 5 का स्क्वायर इज़ 25। अब देखो बच्चा, यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे क्या है 2, मतलब कि ये वेरिएबल के साथ है, तो जब भी एक वेरिएबल के साथ हो तो हम लगाएंगे फॉर्मूला कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैंने पहले भी बहुत बार सिखाई हुई है। a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी की होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर दैट इज़ y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab ना, 2 a की जगह y, b की जगह 2, ठीक है, प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 2 स्क्वायर। समझ में आ गया ना? ओके, अब बच्चे पता क्या करके आएंगे, बच्चे है ना y स्क्वायर का y स्क्वायर लेके आएंगे, 2 का स्क्वायर 4 लेके आएंगे, बीच वाला टर्म खा जाएंगे, और इसके लिए उनके मार्क्स भी फिर चले जाते हैं, फिर कहते हैं कि मार्क्स कैंसिल हो गए हमारे, टीचर गलत चेक कर रही हैं या सिखाने वाले गलत है। अरे भाई सिखाने वाले सही होते, थोड़ा सा तुम ध्यान दो, तुम काम मिस्टेक कर रहे हो। चलो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चा, माइनस की साइन है, तो दैट इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह 2b की जगह y प्लस b स्क्वायर दैट इज़ y स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलो आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4y प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये पूरा टर्म मैं यहाँ पे अंदर ले लेती हूँ। 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 माइनस 9 माइनस 4, ये अंदर आ गया, प्लस 4y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो वाई स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, 4 प्लस में है माइनस में कैंसिल आउट हो गया। चलिए क्या बच गया हमारे पास, 25 प्लस 4y माइनस 9 प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके, 25 माइनस 9 इज 16, 4 प्लस 4 8y इक्वल्स टू 0। सो 8y is equals to minus 16. So therefore y is equals to minus 16 upon 8. ओके, तो क्या हो जाएगा, y is equals to minus 2। डन? ठीक, ओके, तो जो हमारी जो पॉइंट थी p 0, y वो क्या हो जाएगी, p 0, minus 2। डन? आई होप समझ में आ गया आपको अच्छे से। फॉर्मूला से लगानी है। अब मुझे ये पता है कि बच्चों को ये वाली फॉर्मूला तो पता होगी। ठीक है, बच्चे कहाँ मिस्टेक करेंगे ना, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर में और a माइनस बी होल स्क्वायर में यहाँ पे लोचा करके ही आएंगे और वो लोचा आपका आंसर बिगाड़ देगा।
ठीक है, तो ये गलती मत करो बच्चों, ये आपके बेसिक्स हैं मैथ्स के, यहीं से तो आपका मैथ का पूरा कमांड आता है। तो आपको टीचर्स ये वाली फॉर्मूला तो लर्न करवा लेती है, बट जो बच्चा यहाँ मिस्टेक करता है ना, वो कोई नहीं बताता कि तुम यहाँ मिस्टेक कर रहे हो। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन? रेचल, एन engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet। ठीक है, तो एक मॉडल बनाना है जिसमें बीच में कोन रखना है और साइड बीच में सिलेंडर रखना है और साइड में 2 कोन रखने हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर और लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। ठीक है, चलो बड़ा आसान सा है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन हटा रही हूँ मैं, अभी आपके पास गाला तो है ही ना, तो आप देख लेना, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ। ओके, तो देखो रेचल क्या कह रहा है, लाइक रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ओके, उसको कहा गया कि एक आप मॉडल बना दो और उसका शेप ऐसा है कि बीच में सिलेंडर है, ठीक है, और साइड में 2 कोन है। ठीक है, ओके, क्या बोल रहा है यहाँ पे? नाउ द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या कह रहा है? एंड इट्स लेंथ इज़ 12। तो ये पूरा का पूरा मॉडल जो है ना, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, इसका जो टोटल लेंथ है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ओके, फिर कह रहा है दैट अ कोन हैज़ ईच हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो कोन है ना, ये इसकी जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमें वॉल्यूम निकालना है। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पर पहले तो आप ना वैल्यूज़ को अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक दिया हुआ है सिलेंडर और एक दिया हुआ है कोन। ठीक है, नाउ डायमीटर देखो दोनों का ही सेम ही है, क्योंकि ये जो लाइन है वो कोन की भी जा रही है और ये लाइन जो है वो सिलेंडर की भी जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए डायमीटर इज़ 3 सेंटीमीटर, जो दोनों के लिए सेम है। तो रेडियस जो होगा वो 3/2 सेंटीमीटर, दोनों के लिए सेम होगा। मैं डेसिमल में बहुत कम कन्वर्ट करती हूँ, फिर क्या डेसिमल को पॉइंट में लेके आने में थोड़ी सी कैलकुलेशन की एरर कई बार हो जाती है। ओके, नाउ कोन का आपको हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द कोन इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बट हमें सिलेंडर का हाइट नहीं दिया हुआ है, हमें पूरे मॉडल का हाइट दिया हुआ है। तो देखो बच्चा, यहाँ तक कोन की हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ गए और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे गए, तो 12 में से 2 करके 4 निकल गए। ठीक है, 4 निकल गए, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो जो हाइट है सिलेंडर की, ओके, इसको मैं H1 ले लेती हूँ, ये मेरा H2 है ना। हाइट 12 में से, टोटल 12 में से मैंने 2 यहाँ का माइनस किया और 2 यहाँ का माइनस किया, तो H1 कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हमें बोला है वॉल्यूम निकाल दो, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर के लिए क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 वॉल्यूम है ना कोन के, आई मीन 2 कोन है ना, ये 2 कोन है ना, तो इसके लिए इंटू 2 कर लिया मैंने। ओके, चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है बच्चा? जल्दी बोलो। जी हाँ, πr² h। अब h को मैंने यहाँ पे 1 लिया है, तो इसके लिए H1 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 πr² h, ये हाइट 2। ठीक है, आप बोलोगे मैम आर में क्यों नहीं लिया? क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है ना बेटा, डायमीटर सेम है, रेडियस सेम है, तो उसको 1 और 2 लेने की ज़रूरत नहीं। 1 और 2 हम तब लेते हैं जब वैल्यूज़ अलग अलग हैं और हम लोग डिनोशन एक ही लगा देते हैं ना, HS लगा दिया, तो इसके लिए हम लोग उसको 1, 2 में ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ना हमें और ना ही एग्जामिनर को चेक करने के दौरान। चलिए, सो πr² H1 प्लस 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 2/3 πr² H2। बच्चों πr² कॉमन निकल सकता है ना, तो मैंने निकाल दिया। यहाँ पे क्या बच गया? H1 प्लस 2/3 H2। ओके, क्लियर? ओके, नाउ लगा देते हैं वैल्यूज़। पाई की वैल्यू 22/7, R 3/2 का होल स्क्वायर, H1 8
प्लस 2/3 H2 ठीक है, ठीक है, ओके। 22/7, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, H प्लस 2 2 ज़ा 4/3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? अब मैं पेज टर्न कर रही हूँ। ये मैंने वैल्यूज़ दोबारा लिख दी। ओके, क्या होगा? पहले 22/7 इंटू 9/4, ठीक है, ये एलसीएम ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। तो 3 8 ज़ा 24 प्लस 4 होल/3, है ना, ठीक है। 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। अब करते हैं इत्मीनान से कटिंग। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया यहाँ पर 22 और 3। तो वॉल्यूम ऑफ एयर द मॉडल कंटेन इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। डन? समझ में आ गया अच्छे से? यस, गुड। ओके, चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहे हैं बच्चों? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर चूजन एट रैंडम हैज़ 52 संडेज एंड 53 संडेज। ठीक है, कैसा है नॉन लीप ईयर? ओके, यहाँ पे देखते जाओ बच्चा, क्वेश्चन दिख रहा है ना? ओके, नाउ नॉन लीप ईयर में टोटल दिन कितने होते हैं बच्चों? 365 डेज। ओके, और टोटल वीक्स कितने होते हैं बच्चों इसके अंदर? 52 डेज, है ना? इतना क्लियर है? सो नाउ सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं बच्चों? 7 दिन, ठीक है। तो यहाँ वीक्स आएगा, सॉरी। तो 52 वीक्स में बच्चों कितने दिन हो गए? 52 इंटू 7 दैट इज़ 364 डेज। ओके, बात समझ में आई? ओके, नाउ इसका मतलब ये है कि हमारे पास 52 वीक्स हैं और एक दिन एक्स्ट्रा है, क्योंकि नॉन लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 365। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और ऐसे एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम दिन गिनते हैं, ठीक है, तो 52 वीक्स के हिसाब से 364 डेज होते हैं प्लस एक दिन एक्स्ट्रा, ठीक है। नाउ अब इन्होंने हमें बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज। 52 संडेज हैं, वो हमें आप निकाल के बताओ प्रोबेबिलिटी। सो बच्चों 52 वीक्स दैट मीन्स 52 संडेज। तो इन्होंने जो हमें कहा है कि आपको 52 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो तो बन ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, वो क्या हो सकता है? देखो, अगर मेरे पास 52 संडे बन रहे हैं तो जो एक दिन है वो हो सकता है मेरा मंडे हो जाए, ट्यूसडे हो जाए, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे। बात पकड़ में आई? देखो अब बच्चों समझ रहे हो ना, 52 वीक्स मेरे कंप्लीट हो गए, मतलब मेरे 52 संडेज कंप्लीट हो गए। ओके, अब ये जो एक दिन है अगर वो मंडे होता है फिर भी मेरा 52 संडे होगा ही ना। इसका मतलब कि पहले का दिन संडे होगा तभी तो वो एक दिन मेरा मंडे आया। चलो ठीक है। अगर ट्यूसडे होता है इसका मतलब फिर भी संडे तो आ ही चुका है, क्योंकि संडे के बाद ही तो मंडे ट्यूसडे आएगा। वेडनेसडे आ सकता है, इसका मतलब कि पहले संडे आ चुका है, वो जो हम एक्स्ट्रा दिन की बात कर रहे हैं। थर्सडे आ गया, दैट मीन्स कि अगेन संडे आया ही होगा। फ्राइडे आ गया मतलब संडे आ गया होगा। सैटरडे आया तभी तो संडे आया होगा, तभी तो सैटरडे। नाउ संडे, अब ये जो संडे है ना बेटा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखो अगर हम संडे गिनते हैं इसका मतलब कि कितना हो जाता है? 52 की जगह 53 संडेज हो जाएंगे। बात समझ में आई? 52 वीक्स इज़ 52 संडेज, पॉइंट क्लियर। वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अगर होता है तो 52 संडेज तक ठीक है। बट अगर वो संडे होता है तो टोटल संडेज कितने हो जाएंगे? फिर 53 संडे हो जाएंगे, जो चीज़ पॉसिबल तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कि वो जो एक एक्स्ट्रा दिन है ना, वो संडे तो नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है वो एक्स्ट्रा दिन? 1 2 3 4 5 6, इन 6 डेज में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज, तो 52 संडेज कब हो पा रहे हैं? जब वो एक्स्ट्रा दिन में इन 6 में से कुछ ना कुछ डे बने।
तो दैट मीन्स कि 6/7 इज़ द प्रोबेबिलिटी। टोटल तो 7 डेज ही होते हैं ना, ठीक है। ओके, सेकंड आपको बोला गया है 53 संडेज निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज। अब वो अभी तो किया, ये रहा। ओके, चलो मैं आपको इसका तो शॉर्टकट बता देती हूँ। देखो अभी अभी हमने देखा कि 365 डेज इज़ नथिंग बट 52 वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। ओके, अब 52 वीक्स मतलब 52 संडे तो क्लियर है ही। वो अगर ये वाला दिन भी हमारा संडे हो जाता है तो 53 संडेज हो जाएंगे। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इज़, एक दिन है ना, टोटल में से एक दिन हमें संडे चाहिए तो 1/7, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 1/7 इज़ द आंसर। बात समझ में आ गई? डन। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकली बात करूँ मैं बेटा। लॉजिकली बात ये आती है यहाँ पर कि जितने वीक्स हैं अगर उतने ही डेज़ आपको बोले गए हैं, लाइक उतने ही डेज़ का अगर आपको कोई दिन बोला गया है, यहाँ पे संडे है, उसके अलावा कोई भी दिन होता ना, आप आंसर यही लिख के आओगे, ठीक है। और जितने वीक्स हैं अगर उससे एक दिन ज़्यादा बोल रहे हैं, इसका मतलब कि 1/7। अगर ये नॉन लीप ईयर है, अगर ये लीप ईयर होता बच्चों तो लीप ईयर में हमारे पास 366 डेज़ होते हैं। बात समझ में आई? 366 डेज़ होते हैं, तो यहाँ पे 1 की जगह फिर क्या लिखते? 2 लिख देते, दैट्स इट। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, इजी होता है, बच्चे बताएं कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। तो चलो अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 का ऑप्शनल, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन सी। चलिए बच्चों, क्या क्वेश्चन कह रहा है 42? अ बैग कंटेन्स 20 डिस्क विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 20. If a disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears an odd number, a prime number and a multiple of 5. ठीक है, तो टोटल कितने हैं? टोटल डिस्क 20। ओके, नाउ अब हमें, मैं यहाँ पे लिखती जाऊँ। ओके, अब हमें इवेंट ए जो है वो क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ एन ऑड नंबर। ओके, अब ऑड नंबर की बात कर रहे हैं। देखो 20 हैं तो हमें पता है हाफ हाफ होते हैं, तो 10 ऑड होंगे और 10 इवन होंगे, ठीक है। सो हेयर ऑड नंबर्स कितने होंगे बच्चों? 10। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज़ 10/20, दैट इज़ 1/2। सिंपल। चलिए अब इवेंट बी की बात करते हैं, सेकंड नंबर। वो कह रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, वो कह रहा है अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो चलिए अ प्राइम नंबर में क्या होगा यहाँ पर, अगर हम देख लेते हैं प्राइम नंबर का, बी इज़ द प्राइम नंबर। तो टोटल प्राइम नंबर हमारे पास कितने होंगे बेटा इसके अंदर? देखो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। गिन तो लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो कितने हो गए? 8 प्राइम नंबर्स हो गए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज़ 8/20, दैट इज़ क्या हो जाएगा? 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा, तो ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। चलिए नाउ सी आपसे कह रहा है मल्टीपल ऑफ 5। ओके, 5 का मल्टीपल मतलब 5 का टेबल। चलो 5 का टेबल कितना हो जाएगा? देखो कितने नंबर हैं? 20 है ना, 5 की टेबल में 20 कब आता है? 5 4 ज़ा 20, इसका मतलब कितने हो गए? 4 डिस्क हो गए, है ना, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 4/20, दैट इज़ 1/5। ओके, सो ये हमारा बी, सी, बी और ये ए, 3 मार्क जेब में। ओके डन बच्चों। सो बच्चा पार्टी, यहाँ पे सेक्शन सी कंप्लीट हो जाता है आपके पेपर 5 का। आई होप आपको समझ में आ गया
ठीक है। अगेन हर बार की तरह मैंने ट्राई किया आपको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके समझाऊँ और छोटे पॉइंट्स जहाँ पे मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं बच्चों के, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ये मैं आपको एक्सप्लेन इसके लिए कर पाती हूँ बेटा क्योंकि आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ चेकिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो हमें पता है कि हमें कहाँ मार्क्स कटने को कहा जाता है और हम कहाँ मार्क्स काटते हैं और कहाँ हम मार्क्स देते हैं। तो इसी के लिए मैं आपको जो चीज़ कह रही हूँ ना, आप ये मत समझना कि बस मैम यूँ ही बोल के छोड़ दे रहे हैं, नहीं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ ताकि जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे प्यारे कमेंट्स करके मुझे कहते हैं कि मैम आपकी वजह से हमें मैथ्स ईजी लग रहा है, मैं उन सब बच्चों के लिए चीज़ कर रही हूँ कि उनको और ईजी लगे और वो बहुत शानदार से पेपर लिख के आएँ। ठीक है, बस फिर दुआओं में याद करना हमें कि मैम ने हमें अच्छे करवाया तो हमारा अच्छा रिज़ल्ट आया और आपकी मेहनत तो है ही बच्चों। तो बस 20-25 दिन ही है और बहुत जम के मेहनत करो बच्चों, बहुत जम के मेहनत करो, जितना आपसे हो सकता है ना दिन रात मेहनत करो। आई एश्योर यू कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। और जैसे मैंने पहले की वीडियोस में ही कहा हुआ है, दोबारा कह रही हूँ बच्चों जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ 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 बच्चों मुझे आपके रिज़ल्ट्स आपका सब बताना। आपके प्री बोर्ड के मार्क्स भी आए होंगे पर अगर आप मुझे बता सकते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। अगर आपको प्राइवेटली बताना चाहते हैं तो मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक इसके लिए दे के रखा है ताकि आप मुझे प्राइवेटली मैसेज करके बता दो कि मैम मेरे ये मार्क्स आए। मुझे भी खुशी होगी कि मेरे वीडियोज़ देख के बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो आई होप कि आपको बहुत बेनिफिशियल होता होगा मेरे इन वीडियो से। तो चलो बच्चों अभी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। बाय बाय।